हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो ये है पार्ट 2 ऑफ सोशल साइंस, जिसको बोल सकते हैं सामाजिक विज्ञान के 280 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने पार्ट एक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले वो जरूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम बाकी के जो हमारे क्या बचे थे, बाकी के 140 क्वेश्चन बचे हुए थे, ठीक है, क्वेश्चन बचे हुए थे उनको करने वाले हैं, जो कि आपके एनएमएस पेपर कंप्लीट क्या है, आपके एनएमएस पेपर के लिए कंप्लीट पूरी तैयारी हो जाएगी सामाजिक विज्ञान के। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या है, चलिए शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सही से कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 140 तक हो गया था, उसके आगे आज हम बात करेंगे 140 के, जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 141 नंबर, कह रहा है किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? कुषाण काल, मुगल काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो आप क्या बोलोगे? देखिए, जो गुप्त काल है हमारा, जो हमारा क्या है, गुप्त काल है। गुप्त काल साहित्य, विज्ञान और संस्कृत के क्षेत्र में क्या है, अभूतपूर्व प्रगति के कारण भारतीय इतिहास का क्या है, स्वर्ण काल है। कौन हो गया हमारा? गुप्त काल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराजा महाराजा धीराज की उपलब्धि किस गुप्त शासक ने धारण की? किस गुप्त? जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे। यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार, तो इतने ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिंपल सा बताते चल रहे हैं। जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनको गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और महाराजा धीराज की उपलब्धि धारण की, जिसका अर्थ होता है राजाओं का राजा। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। ये किसको मिले थे? चंद्रगुप्त प्रथम को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्त शासक को नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या कुमारगुप्त, या आपका शंकरगुप्त। तो क्या बोलोगे आप? जो इतिहासकार थे हमारे, उनको क्या बोला जाता है? समृद्ध गैप को उनकी सैन्य सफलताओं और विजयों के कारण भारत का नेपोलियन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चीनी यात्री फरहान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? किस गुप्त शासक के समय आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या आप बोलेंगे कुमारगुप्त। तो किसके शासन के टाइम पे आया था? देखिए, जो चीनी बौद्ध थे भिक्षु, ठीक है, जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे, फहान चंद्रगुप्त, जिसको बोलते थे विक्रमादित्य, के शासन काल के दौरान भारत आया था और उसने यहाँ के समाज और संस्कृति का क्या करा था? विस्तृत वर्णन किया था। तो कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृच्छकटिम नामक नाटक के लेखक हैं। तो बताइए, तो मृच्छकटिम ने है, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं द लिटिल क्ले आर्ट। क्या बोलते हैं? लिटिल द लिटिल क्ले आर्ट के नाटक के लेखक कालिदास, विश्वनाथ दत्त, शूद्रक, या विष्णु शर्मा। तो आप क्या बोलोगे? शूद्रक। क्या बोलोगे? शूद्रक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वारमीर किस गुप्त शासक के दरबार के नवरत्नों में से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, जिनको बोलते हैं समुद्रगुप्त, और ऑप्शन नंबर भाई 3 कहाँ चला गया? आजा आजा आजा। ठीक है, आ गया भाई साहब, परेशान। स्कंद गुप्त या कुमार गुप्त। तो आप क्या बोलोगे? बोलना ही तो है सर, कोई भी टिक करके चले आएंगे? तो कोई टिक करके नहीं आना है, ठीक है, कोई टिक करके नहीं आना है। तो आप बोलोगे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने के लिए आपको दिए थे, ठीक है, तभी बैक गया था। देखिए, हंसी मस्ती में पढ़ते रहिए, सारे आंसर आपको क्या है, सारे 35 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं आपके पेपर में। फिर बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है हर्ष चरित्र के रचनाकार कौन है? अब देखिए, क्वेश्चन ने बोला
हर्षचरित्र के रचनाकार कौन है? देखिए, हर्षचरित्र की रचना आपके बाणभद्र ने की थी। किसने करी थी? बाणभद्र ने की थी। ठीक है, बाणभद्र ने की थी, जो सम्राट हमारे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और यह संस्कृत में लिखी हुई, ये देखिए हर्षचरित्र क्या है, यह हमारी एक संस्कृत में लिखी गई एक जीवनी है, और जिसमें हर्षवर्धन के जीवन और शासनकाल का वर्णन है। किसके बारे में है? हर्षवर्धन के। ठीक है, हर्षवर्धन के जीवन और शासनकाल का वर्णन है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थी प्रयागराज, कन्नौज, भुवनेश्वर, थानेश्वर। तो आप क्या बोलोगे? पुष्यभूति वंश की प्राथमिक राजधानी हमारी कौन सी थी? थानेश्वर। क्या बोलोगे? थानेश्वर। ठीक है, और जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है इस समय? हरियाणा में स्थित है। और बाद में इसको हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्या करा था? बाद में जो हर्षवर्धन थे उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्रा भारत आया और यहाँ 15 वर्षों तक रहा? कम नहीं रहा था, 15 वर्षों तक। फहान, मेगस्थनीज, वानचोंग, ठीक है, एवेनसोंग। तो क्या बोलोगे? जो हेनसोंग थे हमारे, जो हेनसोंग थे एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। उन्होंने क्या करा था? 15 वर्षों तक भारत में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? बौद्ध धर्म का। और अपनी यात्रा का विस्तृत, ठीक है, और इन्होंने क्या है, सीयूकी नामक पुस्तक लिखा। कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई? इन्होंने लो अपने ही अंग्रेजी चीनी नाम में लिख के गया, सीयूकी। ठीक है, सीयूकी। तो ये पुस्तक लिखती थी। फिर 150 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस शासक ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा स्वयं बनाया? अब मैं सासाराम जा चुका हूं, अच्छा बना हुआ है। ठीक है, सासाराम बिहार, सासाराम बिहार। ठीक है, आप हमारे क्या है इंस्टाग्राम पोस्ट पे देख सकते हैं, आपको सासाराम बिहार का स्टैचू मिल जाएगा। ठीक है, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर। तो इसको तो मैं बिना पढ़े ही बता सकता था भाई साहब। देखिए, शेरशाह सूरी ने, जो हमारे शेरशाह सूरी थे, इन्होंने अपने जीवन काल में सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया। ठीक है, और यह मकबरा जो आपका है भारतीय इस्लामी वास्तुकता का क्या है, एक उत्कृष्ट उदाहरण था। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या है, एक झील भी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक झील भी बनी हुई है, एक मैंने रील अपलोड करी, वहां पे देख सकते हो आप लोग। 151 नंबर, 151 नंबर। सर जाएंगे कैसे इंस्टाग्राम पे? ठीक है यार, कितने प्यारे प्यारे तुम्हारे लोगों को मुझे ख्याल आ जाते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे BTW हेयलो के आलोक TIWAR तिवारी, मैं दिख जाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको दिख जाऊंगा। 151 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सलीम जो 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से मुगल शासक बना, उसके पिता का नाम क्या था? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो जो सलीम थे उनके पिताजी का नाम भाई था अकबर। क्या नाम था? अकबर। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं इसके बारे में। बहुत सारे, चांद बीबी, ठीक है, चांद बीबी कहाँ की रानी थी? भाई रानी साहिबा भी आ गई। अहमदनगर, गोंडवाना, बीदर, गोलकोंडा। तो आप क्या बोलोगे? जो हमारी चांद बीबी अहमदनगर सल्तनत की एक प्रभावशाली रानी थी। कहाँ थी? अहमदनगर की चांद बीबी अहमदनगर सल्तनत की एक प्रभावशाली रानी थी। उन्होंने 1595 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ क्या करा था? अहमदनगर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दीन इलाही धर्म सुलह कुल की नीति कहाँ इबादत खाना का संबंध किससे है? भाई बड़ी टफ हिंदी दे देते हैं यार, मेरे को तो हिंदी नहीं पसंद है ज़्यादा, पर आप लोग। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो आप क्या बोलोगे? अकबर। क्या बोलोगे? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। फिर बात करते हैं अपने 154 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है, अकबर ने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य किसे सौंपा था? जो अकबर ने जो भूमि की नाप होती थी उसका लगान का लेखा बनाने के लिए कार्य किसे सौंपा था? मान सिंह को, अबुल फजल, बीरबल
या आप बोलोगे टोहरमल। तो किसको सौंपा था? जो हमारे राजा टोहरमल थे, जो हमारे राजा टोहरमल, ठीक है, कैसे कैसे नाम थे, राजा टोहरमल थे। ये अकबर के क्या थे? ये अकबर के वित्त मंत्री हैं। ये अकबर के वित्त मंत्री हैं। अपने यहाँ भी कौन सा वित्त मंत्री है? ठीक है, अपने अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने भूमिका सुधारों और राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने भूमि का माप के आधार पर लगान निर्धारित करके एक प्रणाली विकसित की थी। अब जिसे क्या कहते थे? वो प्रणाली का क्या नाम था भाई? दहसाला। क्या नाम था? दहसाला। ठीक है, दहसाला। तो दहसाला प्रणाली के नाम से जाना जाता था। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किसने की? तो ये तो सभी को पता है, जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में की थी। और यह शहर आपका 1571 से लेके 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। तो किसने करी थी? अकबर। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रबड़ का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वन, मानसूनी वन, पर्वतीय वन या दलदली वन? तो आप क्या बोलोगे? बोलना क्या है सर? रबड़ का पेड़ उत्कृष्टबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और जहां वर्षों भर उच्च वर्षा और तापमान होता है। और यह स्थितियां कहाँ होती हैं आपकी? सभी को पता है। नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, सदाबहार वन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वर्षा वन। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, एक मिस कर दिया भाई, सदाबहार वन यहाँ भी था ना, तो 157 नंबर छूट गया। ये पहले इसको करते हैं फिर आ जाते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मैनग्रोव वन की किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा मैनग्रोव वन है वो किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मैनग्रोव वन को किस नाम से जाना जाता है? तो मैनग्रोव जो वन होते हैं वो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भाई तटीय क्षेत्र समझते हो, जहां खारे और मीठे पानी का मिश्रण होता है, और जिसे दलदली भूमि कहा जाता है, जिसे दलदली भूमि कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? दलदली वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात कर रहे थे हम गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? हरियाणा, गुजरात, हरियाणा और पंजाब कुछ हिस्सों में कम वर्षा होती है, जिससे कि जहां पे मरुस्थलीय शुष्क प्रजातियां बनती हैं। तो आप क्या बोलोगे? समझ गए होगे ना, मरुस्थलीय वन, ऑप्शन नंबर 3। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा शंकुधारी वन पाए जाते हैं मैदानी भागों में, रेगिस्तान में, दलदली जगहों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो कहाँ होता है? जो हमारे शंकुधारी वन होते हैं ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ठंडे वाले जलवायु क्षेत्रों में कहाँ से होगा? हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में। क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कहां पर शिकार तथा चराई पूर्णतया प्रतिबंधित है? प्रतिबंधित का समझते हो? बिल्कुल मना। तो ये क्या है? वन्य जीव अभ्यासन, पक्षी विहार में, या राष्ट्रीय उद्यानों में, या इनमें सभी जगह पे। तो हमें पता है जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं हमारे, ठीक है, वहां पे वन जीवों और प्राकृतिक आवासों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। यहाँ शिकार, और यहाँ पे शिकार है या आपका चराना जैसा, ये सब प्रतिबंधित होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रवासी पक्षी है। अब प्रवासी, देखिए जो हमारा मूल है, जो हमारा मोर है, मोर हमारा भारत का मूल निवासी पक्षी है, और यह एक आपका क्या है? प्रवासी पक्षी। ठीक है, पक्षी नहीं है। ठीक है, प्रवासी पक्षी नहीं है। तो देखिए मोर तो समझते हो ना, मोर हमारा क्या है? भारत का मूल निवासी पक्षी है, और यह आपका क्या है? प्रवासी पक्षी नहीं है, और यह एक क्षेत्र में रहता है। ठीक है, यह क्या रहता है? आपका एक क्षेत्र में रहता है, अपने ही क्षेत्र में रहता है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पहला ऑप्शन मिल गया था। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मसाई, ठीक है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका
रूस। तो आपको जो लोग मसाई लोग, जो हमारे मसाई लोग होते हैं, वो पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, क्या होते हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहारा, सहारा तथा कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है, पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। तो सहारा मरुस्थल हमारा क्या है, उत्तरी अफ्रीका, और जो उत्तरी ये क्या है, सहारा जो मरुस्थल है ये हमारा उत्तरी अफ्रीका में है, और कालाहारी जो है, कालाहारी मरुस्थल है, ये दक्षिणी अफ्रीका में है। तो कहाँ पहुंच गए भाई, अफ्रीका के अंदर पहुंच गए ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले आदिवासी जाति बुशमैन का मुख्य व्यवसाय क्या है। अब वही चीज पूछ ली आपसे, जो हमारे बुशमैन होते हैं इनको बोलते हैं सैन, सैन। और सैन लोग पारंपरिक रूप से क्या होते हैं, शिकारी होते हैं, क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया के अरब मरुस्थल, मरुस्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके महाद्वीप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सही से पढ़िएगा। एशिया के अरब मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति आदिवासी, जनजाति आदिवासी जो जानवरों को पालकर अपना जीवन गुजारती हैं, वह है बदु, बुशमैन, पिग्मी, या आपके क्या है, सीमांग। तो हमें पता है जो अरब मरुस्थल होता है, जो अरब मरुस्थल में रहने वाले जो खानाबदोश होते हैं, खानाबदोश जनजाति को बद्दू के नाम से क्या कहते हैं, बद्दू, ये मुख्य रूप से ऊंट, बकरी और भेड़ पालकर अपना जीवन काटते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सवाना प्रदेश का विस्तार रूप, ठीक है, सवाना प्रदेश का विस्तार किस महाद्वीप में नहीं है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आप क्या बोलोगे, जो सवाना है, सवाना घास के मैदान हमारे क्या हैं, अफ्रीका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और जो कि हमारा यूरोप है, यहाँ पे बोला गया नहीं, और यूरोप में नहीं पाए जाते हैं। ये 3 जगहों पे पाए जाते हैं, यूरोप में नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, विक्टोरिया, गोबी, सहारा। तो आप क्या बोलोगे, जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो लगभग कितना है, लगभग आपका 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने, 92 लाख वर्ग किलोमीटर, भाई बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो सूडान में सावना घास होती है, सवाना घास होती है, के मैदानों में क्या होता है, बहुतायत होता है, और इसी के कारण इसको क्या है, सूडान तुल्य प्रदेश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए ये तो सभी को आ गए होंगे, इसको देखते ही खुशी मच जाती है सभी के। अगर क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारतीय संविधान के किस भाग में संघ सरकार का वर्णन है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान, ये तो पढ़ चुका हूं ना, भाग 1, भाग 2, भाग 5, भाग 4। तो जो भारतीय संविधान का भाग हमारा 5 है उसमें संघ सरकार, और इसमें क्या है, इस भाग में अनुच्छेद अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल है, 52 से 151 तक शामिल है। जैसे इसकी कार्यपालिका हो गई अनुच्छेद 52 से, अब 52 से 78, 52 से 78 इसमें क्या आती है हमारी, इसमें आती है कार्यपालिका, इसमें क्या आती है, कार्यपालिका। अब ये सर कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। दूसरा आता है हमारा संसद, इसमें दूसरा आता है संसद, और संसद कब है, अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संरचना का कार्य होता है, ठीक है। और जैसे ये बचा हमारा 148 से लेके 151 तक। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका महालेखक परीक्षक, क्या आता है, महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा परीक्षक, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 170 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है संघ की कार्यपालिका को
प्रमुख कौन होता है? तो अभी पता चल गया, हमने बात करी संघ की कार्यपालिका का प्रमुख हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये हमारा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ और कार्यपालिका शक्ति में दिया, यहाँ पे बताया हमने, ठीक है, 52 से 78, ठीक है, कार्यपालिका से। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद में कितने सदन होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक आपका होता है लोकसभा और एक आपका होता है राज्यसभा। एक होता है, 2 होते हैं भाई, 2 कौन से होते हैं? 2 होते हैं हमारे, एक लोकसभा, ठीक है, एक लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। एक लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। ये हो गया हमारा निचला, ये हो गया हमारा निचला सदन। और राज्यसभा को होता है ऊपरी सदन। क्या होता है भाई? ऊपरी सदन। अच्छी चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं 172 नंबर क्वेश्चन के। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? आप तो है नहीं हटाने के लिए, ठीक है, तो कौन हटाएगा? जो भारतीय संविधान होता है, भारतीय संविधान हमारा अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद तथा महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन आ गया? संसद। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संसद का सत्र कौन बुलाता है? भाई संसद का सत्र कौन बुलाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो अनुच्छेद हमारा 85 है, 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर कौन बुलाता है? भाई राष्ट्रपति जो है समय समय पर संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं 174 नंबर क्वेश्चन की। 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कहां पे आता है? देखिए भारत संविधान के अनुच्छेद जो हमारा 124 है, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित, अभी ऊपर एक्सप्लेन करा था हमने। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायपालिका का वर्णन किस भाग में है? तो अभी बताया था आपका भारतीय संविधान के भाग 5, जो हमारा भाग 5 में संघ की न्यायपालिका, न्यायपालिका समझते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। और जो अनुच्छेद आपका 124 से लेके 147 तक है। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था ये तो पता है, पर आगे कंडीशन भी तो लगाई गई है। कंडीशन क्या लगाई गई है? जिसे चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। सभी को पता है कि किसको किया था? जयचंद्र को किया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है चौहान चाहमान वंश के शासकों ने शाकंभरी के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? तो आप क्या बोल देंगे? भाई देखिए जो चौहान वंश के शासक थे, जो पहले आपके शाकंभरी के शासक थे, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? अपनी राजधानी अजमेर को बनाया था। अजय राज चौहान, अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की थी। किसने करी थी भाई? ये भी लिख लीजिएगा, अजय राज ने, ठीक है, अजय, अजमेर से अजय, और ये राज आगे डाल दीजिए, राज करते थे। 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाल वंश के किस शासक द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? गोपाल, महिपाल, रामपाल, धर्मपाल। तो देखिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उसमें जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण है, क्या होती, कौन सी शिक्षा होती थी यहाँ? बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में करा था। कब करा था? 8वीं शताब्दी के अंत में किया था। 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजपूत काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बोलोगे जो राजपूत काल में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन जो विधवा विवाह था इसकी प्रचलित नहीं था।
तो क्या हो जाएगा, इनके भी क्षेत्र में भाई बेकार सी, जैसे बाल विवाह होता था आपका, ठीक है, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी, पर विधवा विवाह नहीं था। ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा था। 180 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? उत्तराखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो हमारा लिंगराज मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित करते हैं। ये लिंगराज मंदिर है जो हमारे भगवान शिव हैं उनको समर्पित है, और यह उड़ीसा की राजधानी, या आपकी जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर आपकी कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कोई है उड़ीसा से? हो तो मुझे बुला लेना भाई, देख रहे हो तो। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला नरसिम्हा प्रथम किस वंश का शासक था? गंग वंश, पाल वंश, परमार वंश, या आपका प्रतिहार वंश। तो आप क्या बोलोगे? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे आपका ब्लैक पगोडा क्या बोलते हैं, जिसे आपका, लिख लीजिए, नई चीजें मिल रही हैं, जिसे आपका ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव, कौन थे हमारे? नरसिंह नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 182 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं तथा उनके रचनाकारों का कौन सा जोड़ा सही है? बाल रामायण, जो हमारे, देखिए जो हमारी बाल रामायण है, बाल रामायण के जो लेखक हैं, ये हमारे क्या है, ऑथर जिसको बोलते हैं, ऑथर हमारे राजशेखर हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो बात करते हैं किरात रोजुनिया, ठीक है, कृता जुर्निया, इसके कौन है? इसके ऑथर जो हमारे भारवी हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये सही है, ये भी सही है ऑथर। जो शिशुपाल वध है नाटक, जो शिशुपाल वध नाटक है, उसके ऑथर कौन है? माघ। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, ओ भाई रफ हो जाए इतना। 183 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा है निम्नलिखित रचनाओं, लिखा है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं तथा उनके रचनाकारों का कौन सा जोड़ा गलत है? राजतरंगिणी, तो पता है राजतरंगिणी तो कलाड़, गीत गोविंद जयदेव, पृथ्वीराज रासो जयचंद ने। तो ये क्या होगा? इनमें से सभी, तो इनमें से कोई नहीं, ये क्या हो गया? हाय रे। निम्नलिखित रचनाओं तथा उनके रचना, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? कलहड़ है। और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। पृथ्वीराज रासो के जयचंद है। तो आपसे पूछा गया था जोड़ा गलत है। अब भाई जब कोई जोड़ा गलत ही नहीं है तो क्या बोलोगे? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, चोलों की शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा जोड़ा सही है? अब कौन सा जोड़ा सही है? समस्त साम्राज्य स्टाग, ये भी सही है आपका। प्रांत मंतडम, ठीक है, जनपद नाडु, तो इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है 185 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंकोर वाट के मंदिर की दीवारों पर रामायण तथा महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों के रूप में अंकित है। विश्व धरोहर के रूप में यह मंदिर किस देश में स्थित है? तो क्या बोलोगे? जो अंकोर वोट और मंदिर कंबोडिया में स्थित है, या दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक जो स्मारक होती है उनमें से एक है। इसकी दीवारों पर पता है, तो कहाँ पे है हमारा? कंबोडिया में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा ब्रिटिश राजदूत मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था? तो हमें पता है जहांगीर हॉकिंस आए थे और हमारे सर टॉमस रो आए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ये आपके कब कब आए थे? जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, ये हमारे 1608 में, और सर थॉमस 1615 में। ठीक है, कहाँ आए थे आपके? मुगल भारत जहांगीर के दरबार में। 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नूरजहां किसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था? उनका विवाह किस मुगल शासक से हुआ था? हुमायूं, शाहजहां? ठीक है, ये तो है नहीं भाई दोनों, तो कौन है? जहांगीर या औरंगजेब? जो हमारी नूरजहां थी उनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, और उनका विवाह मुगल बादशाह जहांगीर से हुआ था। किससे हुआ था? मुगल बादशाह हमारे जहांगीर से हुआ था। वह जहांगीर की कौन थी? 20वीं। भाई कितनी शादियां होती थी, ओफो, 20वीं। बच्चों डरना मत, आज तक एक भी नहीं होती, 20वीं और अंतिम पत्नी थी। ठीक है, ठीक है, आज भी वीडियो आपकी लंबी होने वाली है, तो सही से देखते रहिएगा। 188 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके सहयोग से उपनिषद तथा भगवत गीता का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो हमें पता है दारा, कौन से हमारे? दारा सिकोह, जो शाहजहां का सबसे बड़ा क्या था? जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। पुत्र ने उपनिषदों और भगवत गीता को फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, और उसने जो हमारे उपनिषद का अनुवाद सिरे अकबर महारहस्य शीर्षक से किया था। तो क्या हो जाएगा? ये कौन था हमारा? इसको भी जान लो भाई, ये दारा सिकोह कौन थे हमारे भाई? ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। किसका था? शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। फिर बात करते हैं 189 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा पितृधुरा नामक नक्काशी की काल की इमारतों को देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है हमारी? जो पितृद्वारा एक प्रकार की क्या होती है? अब इसका मतलब होता है एक प्रकार की सजावटी नक्काशी है, और जिसे संगमरमर या आपके अन्य पत्थरों में रंगीन अर्ध कीमती पत्थरों को जड़कर चित्र बनाए जाते थे। और यह तकनीक का उपयोग हमारा पता है कि सबको पता है कि मुगल काल की इमारतों जैसे ताजमहल में बड़े पैमाने पर किया गया था। ठीक है, किसके काल में किया गया था? मुगल काल के। ऑप्शन नंबर 4। 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, या गुरु रामदास? तो आप क्या बोलोगे? जो सिख थे हमारे, सिखों के छठे गुरु, छठे गुरु कौन थे हमारे? गुरु हरिगोविंद। कौन थे हमारे? गुरु हरिगोविंद। ये हमारे कौन थे? जो सिखों के छठे गुरु थे। और इन्होंने 1606 में, इन्होंने 1606 ईस्वी में अमृतसर में हर मंदिर साहब, जिसको हर मंदिर साहब का मतलब होता है, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, हर सबने सुना होगा स्वर्ण मंदिर, सबने सुना होगा स्वर्ण मंदिर। मैं गया नहीं हूं, मुझे देखना है भाई। ठीक है, स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अकाल तख्त का अर्थ होता है आपका स्वसत सिंहासन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 191 नंबर, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद है? बहराइच, गोरखपुर, मथुरा, कानपुर, नगर? तो भाई देखिए, बहराइच से जो हो कमेंट बॉक्स में बता देना, बहराइच से हो। गोरखपुर से जो हो गोरखपुर का बता देना, मथुरा से जो हो, और कानपुर नगर से जो हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हो आप। तो देखिए क्या है, जो हमारा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो कौन है हमारा भाई? गोरखपुर में बहुत बारिश होती है। ठीक है, और जबकि सबसे कम वर्षा वाला क्या है? मथुरा, पर फिर भी ये भर जाता है। ठीक है, मथुरा सबसे कम वाला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, कान्हा, गिर, काजीरंगा? अब देखिए, जो हमारा दुधवा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। सर जी, लखीमपुर खीरी? अरे लखीमपुर खीरी वाले कमेंट बॉक्स में आ जाना, और मैं भी आपका क्या हूँ? लखीमपुर खीरी से ही हूँ। ठीक है, पर मैं दुधवा गया नहीं हूँ। सब लोग बता देना कि कहाँ कहाँ आप लोग जा चुके हो। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, और यहाँ आपके क्या होते हैं? बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश, कान्हा क्या है? कान्हा मध्य प्रदेश में है, और कान्हा कहाँ है हमारा? मध्य प्रदेश में। और गिर हमारा कहाँ है? गुजरात में है। और काजीरंगा, काजीरंगा हमारा असम में है। ठीक है, काजीरंगा हमारा असम में है।
फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 193 नंबर कह रहा है बुंदेलखंड के पठारी भाग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? बाराबंकी, चंदौली, सोनभद्र, हमीरपुर। तो देखिए, जो बुंदेलखंड के पठारी भाग में उत्तर प्रदेश के 7 जिले जाते हैं। कौन से आते हैं? 7 जिले आते हैं। मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। 7 जिले आते हैं। एक आपका आता है ललितपुर, एक आपका आता है ललितपुर, एक आपका आता है झांसी, एक आपका आता है झांसी, ठीक है, एक आपका आता है जालौन, एक हमारा आता है हमीरपुर, हमीरपुर हो गया, एक हमारा आता है महोबा, महोबा, ठीक है, एक आता है हमारा महोबा, एक हमारा आता है बांदा, बांदा, और एक हमारा आता है चित्रकूट। एक हमारा क्या आता है? चित्रकूट। ठीक है। तो अब पूछा गया है बुंदेलखंड के पठारी भाग में उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद नहीं आता है। अब कौन सा जनपद यहाँ नहीं दिखा आपका? देखिए, चंदौली भी दिख गया, सोनभद्र। तो क्या है हमारा जो बाराबंकी, बाराबंकी जिला इस क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, बाराबंकी हमारा क्या है? बाराबंकी नहीं आता है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या मंडल में कौन सा जनपद आता है? मेरठ, बहराइच, सुल्तानपुर, गोंडा। तो अयोध्या मंडल में पूर्व के फैजाबाद मंडल में 5 जिले शामिल थे। एक था हमारा, एक है हमारा अयोध्या, एक तो अयोध्या हो गया खुद, ठीक है, एक हो गया आपका अंबेडकर नगर, एक हमारा हो गया अंबेडकर नगर, लिख लीजिएगा अंबेडकर नगर, एक अमेठी, एक आपका बाराबंकी और सुल्तानपुर। तो अयोध्या में कौन सा है? सुल्तानपुर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला किस मंडल में आता है? अगर आपको गोंडा में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, हमारा फाउंडेशन चलता है वहाँ। ठीक है, अगर आपको मेरठ में कोई दिक्कत है तो मेरठ से है अगर आपकी, तो आपकी तैयारी OMR सीट वगैरह आपको दिक्कत नहीं होगी। बाराबंकी में नहीं है अगर आप पहुँचते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला किस मंडल में आता है? मेरठ, लखनऊ, देवी पाटन, अयोध्या। तो आप क्या बोलोगे? देवी पाटन। जो गोंडा जिला उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल में अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला नगर बारोख्या कहाँ स्थित है? साइबेरिया, ब्राजील, जापान, कनाडा। तो आप क्या बोलोगे? साइबेरिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहाँ की बर्फीली हवाओं को पुर्गो कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? पुर्गो, पुर्गो कहते हैं। तो पता है कि क्या होगा हमारा जाके, जो हमारा होता है तुंड्रा प्रदेश होता है, जो तुंड्रा प्रदेश होता है में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं? पुर्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर्गा। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 198, कह रहा है सही जोड़ा है। अब सही जोड़ा बताना है आपको। बता दें? जी सर, बता दीजिए। अब देखिए सही जोड़ा क्या है? ग्रीनलैंड, एस्किमो, ये भी सही है। फिनलैंड आपका लैब, साइबेरिया, याकुत। तो इनमें से सभी आपको दिख जाए तो इनमें से सभी टिक करके आते हैं। 199 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है जो तुंड्रा है, तुंड्रा प्रदेश के निवासियों द्वारा हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई गई नाव को क्या कहते हैं? तो ये भी सीख लीजिएगा, नया सीखने को मिल रहा है। जो तुंड्रा प्रदेश के निवासी होते हैं वो हड्डी के ढांचे पर खाल चढ़ाकर क्या बनाते हैं? मटकर एक नाव बनाते हैं, और जिसे क्या बोला जाता है? कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 200 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा कनाडा के कोड़धारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? एस्किमो, बुशमैन, लंबरजैक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलोगे आप? देखिए जो लंबरजैक होते हैं, जो लंबरजैक उन लोगों को कहते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कनाडा के कोड़धारी वनों में लकड़ी काटना होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा सत्य कथन है। अब क्या है? सही कथन बताना है। सही कथन हमारा क्या है? देखिए
पहला ही मिल गया हमें। जो बुश होता है वेल्ड सावना प्रदेश का एक घास है। देखिए क्या है हमारा, जो देखिए वेल्ड सावना प्रदेश क्या है, उत्तर दक्षिण क्या है हमारा, दक्षिण प्रदेश दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और यह एक प्रकार की घास है। क्या है, और अन्य कथन क्या है हमारे सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं, देखिए तो ऑप्शन नंबर तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत क्यों है, जो उष्ण मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता। अब देखिए जो उष्ण मरुस्थल में दिन और रात में बहुत अंतर होता है। क्या है भाई, अंतर नहीं होता, इसका मतलब है कि बहुत अंतर होता है, गलत दिया है। अब लिखा है टैगा एवं टुंडा प्रदेश में बहुत गर्मी होती है। टैगा और टुंडा प्रदेश में क्या होता है, बहुत ठंडी होती है, ठीक है, ना कि गर्मी। और जो सावाना प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जो सवाना प्रदेश में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, बल्कि पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या, कौन से पर्ण पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये इसलिए गलत है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सील एवं वालरस नामक जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन देख लें। तो हमारा ऑप्शन दिया गया सील और वालरस जैसे समुद्री स्तनधारी जीव मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश के बर्फीले और ठंडे पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए 203 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है आर्कटिक विलो है, ठीक है, क्या है, झाड़ी, जंतु, जलधारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आर्कटिक विलो होती है सैलिक, क्या बोलते हैं इसको, SALIX सैलिक्स, ठीक है, सैलिक्स आर्टिका। तो क्या एक बौनी झाड़ी और जो आर्टिक और उप आर्टिक क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या होती है, बौनी झाड़ी, बौने देखे हो। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत देश के संविधान में दी गई कुल भाषाएं की संख्या। देखिए भारतीय संविधान की जो हमारी 8वीं सूची है, जो हमारी 8वीं सूची है उसमें कितनी है, उसमें 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो क्या बोलोगे आप, पोंगल त्योहार हमारा, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला क्या है, एक प्रमुख उत्सव है। कहाँ, पोंगल और तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाघ परियोजना, बाघ समझते हो ना, बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1973, 1974, 1975, 76। तो कब बोलोगे, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए जब प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारी 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना शुरू की गई थी। अब ये यहाँ पे दो क्वेश्चन बचते हैं। देखिए एक होता है भारत मनरेगा, मनरेगा तो समझते हो, MEMGNREGA, कहीं कहीं पे देखिए मनरेगा हो गया, पूरा नाम इसका क्या है, पूरा नाम हमारा इसका है महात्मा, लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी, गांधी जी को तो सभी लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, कभी पूछ लिया जाएगा तो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, क्या है भाई, गारंटी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, तो मैं भूल ही गया, रोजगार, रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। आप देखिए यहां पे शुरू होने का वर्ष आपसे क्या पूछा गया, शुरू की गई थी, तो शुरू तो की गई थी हमारी 2025 में, कब की गई थी, 2005 में, ठीक है, शुरू हमारी 2005 में की गई थी। और इसको लागू कब किया गया था, लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 में, लागू कब किया गया था, 2 फरवरी 2006 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं उनको 100 दिन का रोजगार, ताकि उन्हें कोई आजीविका के साधन मिल सके, ठीक है, 100 दिन का, ग्रामीण गरीबी को कम किया जा सके, ये थी।
और इस योजना के तहत काम करने को न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष, 19 वर्ष। सर आपने आगे तो पढ़ा ही नहीं, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो जो हमारा पंचायती राज होता है, ग्राम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, जो आपके राज्य संस्थान होते हैं उसमें सब में आता है, ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत आता है और जिला पंचायत आता है। का सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र पंचायत लिखा है, अगर आपका ग्राम पंचायत आ जाए, ठीक है, ग्राम पंचायत का पूछ लिया जाए और आपका जिला पंचायत का पूछ लिया जाए, सबके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 209 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। कितने हैं, 17 नगर निगम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 210 नंबर के, मनरेगा योजना में रोजगार की गारंटी दी गई। अब ये तो अभी ऊपर हमने बता दिया, कितने दिन की दी जाती है, 100 दिन की दी जाती है। ठीक है, मनरेगा योजना के लिए 100 दिन का। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरदेशमुखी नामक कर में आय का कौन सा हिस्सा वसूला जाता था। 10वां, 20वां, 40वां, 15वां। तो जो हमारा सरदेशमुखी है, मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया जाता था। ये सरदेशमुखी का किसके द्वारा लगाया जाता, मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया गया था। ठीक है, एक कर था। और जो कुल राजस्व का कितना देना होता था, कुल राजस्व का 1/10वां हिस्सा होता था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पद था। न्यायाधीश, पंडित राव, मंत्री, पेशवा। तो शिवाजी के अष्टप्रधान व्यवस्था में पेशवा, जो पेशवा का था, पेशवा को क्या बोलते हैं भाई, प्रधानमंत्री। पेशवा को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद था। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 213 नंबर कहा जा रहा है शिवाजी और जयसिंह के बीच किस संधि के पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए। कब गए थे, देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हमारा 1674 में रायगढ़ की जिले के काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने कराया था। किसने कराया था, गंगा भट्ट ने कराया था। ये तो अगला क्वेश्चन आपसे संधि पूछी गई ना। तो देखिए संधि से हम बात कर रहे थे शिवाजी और जयसिंह। ये देखिए जो पुरंदर की संधि होती है, वो 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ठीक है, सेम जयसिंह के बीच हुई थी। और जिसके बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे। अगर इसको फिर से ध्यान से अगर देख लें, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज, देखिए बोला जा रहा है हमारा शिवाजी और जयसिंह के बीच किस संधि के पश्चात। तो ये तो हमें पता चल गया कि पुरंदर की संधि थी। शिवाजी औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए। देखिए जो पुरंदर की संधि थी 1665 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने उनके क्या गए थे, उनके दरबार आगरा गए थे। कहाँ गए थे, दरबार आगरा गए थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले में, जो हमारा रायगढ़ किला में थे, और काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने कराया था। कहाँ के, काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने करवाया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोरिल्ला छापामार, क्या है, गोरिल्ला जिसको बोलते हैं छापामार युद्ध प्रणाली किसकी थी। अब देखिए गोरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली मराठा साम्राज्य और विशेष रूप से ये शिवाजी महाराज द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है, की जाती थी।
फिर बात करते हैं 216 नंबर क्वेश्चन। 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का तृतीय जो तृतीय युद्ध था सन 1761 ईस्वी में मराठा तथा किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा साम्राज्य और आपके अफगान शासक जो अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, आप प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तीनों युद्ध आपको याद करके जाने। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अकबर के नवरत्नों में से जो ध्रुपद गायन शैली में पारंगत थे उन्होंने रुद्रव्य वीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, उनका नाम था। तो आप क्या बोलोगे, सभी को पता है जो तानसेन थे, तानसेन जिन्हें रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता था। तानसेन को किसके नाम से जाना था, रामतनु, इनको भाई रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता था। और ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। और ये आपके क्या थे, एक महान संगीतकार थे और ध्रुपद गायन, ठीक है, शैली के पारंगत थे। उन्होंने कई रागों की रचना की और रुद्र वीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार भी किया था। तो तानसेन। फिर 218 नंबर की बात करते हैं। बोला गया मुगल बादशाह जहांगीर ने दरबार में 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। तो कौन था हमारा, तो हमें पता है जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये 1608 में, ठीक है, 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा आपके कौन थे, राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे। और वह भारत आने वाला पहला, ये भी याद कर लीजिएगा, भारत आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत था। तो कैप्टन हॉकिंस। फिर क्वेश्चन पूछा गया है 219 नंबर, भारत आने वाले यूरोपीय व्यक्तियों का सही, ठीक है, सही क्रम बताना है। तो हमें पता है जो हमारे सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली 1498 में, 1498 में। और वास्को डिगामा कौन आया था पुर्तगाली में, पुर्तगाली में कौन आया था, वास्को डिगामा आए थे। ठीक है, वास्को डिगामा के आने के साथ अंग्रेज आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन सा, अंग्रेज, ठीक है, पुर्तगाली के बाद हमारे अंग्रेज हो गए। और अंग्रेज के बाद हमारे ये कब आए थे, पुर्तगाली आए थे 1498 में और अंग्रेज आए थे हमारे 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद हमारे कौन आए थे, डच आए थे 1602 में, 1602 में, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया की कंपनी स्थापना हुई। फिर उसके लास्ट में हमारे आए थे 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो क्रम इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद कर लिए, पहले पुर्तगाली में हमारे वास्को डिगामा के आने के साथ 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया की और फिर 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 220 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत की खोज करने वाला समुद्री यात्री वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। तो सभी का पता है वास्को डिगामा हमारा क्या था, वास्को डिगामा हमारा एक पुर्तगाली खोज करता था। कौन सा, हमारा पुर्तगाली खोज करता था। और वह 1498 में भारत के कालीकट पहुंचका और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक लाभ कमाने के लिए भारतीयों को कौन सी खेती करने को मजबूर किया था। ठीक है, कौन सी मजबूर करी थी, देखिए जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो अपने आर्थिक लाभ के लिए भारतीय किसानों, जो हम भारतीय किसान हैं हम लोग, उनको नील हो गई आपकी, अफीम हो गई, ठीक है, नील हो गई, अफीम हो गई और कपास की जैसी जो नगदे फसल होती हैं, जो नगद फसल होती है, जैसे नगद फसल का मतलब होता है तुरंत पेमेंट हो जाता है, नगदी फसलों की खेती करने के लिए
मजबूर किया गया था। और नील की खेती आपकी क्या होती है, विशेष रूप से बिहार और बंगाल में बड़े पैमाने पर कराई जाती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डुप्ले का संबंध डुप्ले का बा पा ठीक है, डुप्ले का संबंध किससे है, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली। तो आप क्या बोलोगे, जो हमारे जोसेफ फ्रांकिस थे, डुप्ले क्या थे, हमारे फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। क्या थे, हमारे फ्रांसीसी गवर्नर जनरल, जिन्होंने भारत में आपके फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर कह रहा है 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था। तो आप क्या बोलोगे, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1760 में, और ब्रिटिश और फ्रांसीसी किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को भाई हरा दिया था। तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजों ने किसे हराया था, फ्रांसीसी सेना को हरा गया था। 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ स्थित है, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, गोवा। तो सेंट जॉर्ज फोर्ट जिसको कहाँ स्थित है, हमारा मद्रास में स्थित है। कहाँ स्थित है, हमारा मद्रास। और यह भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला था, और इसका निर्माण हुआ था 1664 में, ठीक है, 1644 में, ठीक है, सॉरी 1644 में हुआ था। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो आप क्या बोलोगे, जो हमारे अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 को बंगाल के नवाब कौन थे, बंगाल के नवाब तो सभी को पता है ना, सिराजुद्दौला दौला और रॉबर्ट क्लाइव, और किसके बीच, और रॉबर्ट क्लाइव। ये तो क्या है, सिराजुद्दीन दौला, ये कहाँ के नवाब थे भाई, बंगाल के नवाब थे, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या थे, रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजी नाम लग रहा है सर, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है। और इस संधि आपकी जो कलकत्ता पर अंग्रेजों ने के कब्जे के बाद हुई थी। तो किसके बीच हुई थी, हमारी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत के संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, जो हमारे मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां, कितनी है हमारी, 8 अनुसूचियां थी। विभिन्न उसका संशोधन करके माध्यम से 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। तो आपकी टोटल कितनी अनुसूचियां इस समय, 12, ठीक है। 8 नहीं बोलेंगे, 8 पहले के टाइम थे, फिर 4 आपकी और जोड़ी गई थी, तो टोटल 12 हो गई थी। 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आप क्या हो, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो हमारा 80 है, अनुच्छेद 80, इसके अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य, जो क्या होते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और वे सदस्य आपके साहित्य विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान का अनुभव करते हैं, ठीक है, रखते हैं। 228 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया गया है, तो उसे कितने समय किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक हो। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अगर है संसद का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री या आपका मंत्री बनाया जाता है, तो उसे 6 महीने के भीतर, उसे क्या होता है, 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का समझते हो, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, ठीक है। अगर वो विफल रहता है तो उसे क्या होता है, यह पद छोड़ना पड़ता है। क्लियर है।
फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 229 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियां दी गई हैं। कौन सी हमारी 3 सूचियां दी गई? एक आपकी संघ सूची, एक आपकी संघ सूची और एक आपकी राज्य सूची। ठीक है, एक आपकी राज्य सूची और एक आपकी समवर्ती। क्या है हमारी? एक आपकी समवर्ती। ठीक है, एक आपकी समवर्ती सूची। 3 सूचियां दी गई हैं। और पुलिस है आपकी, जो पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था है, जेल है, स्थानीय सरकार जैसे विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन सा विषय राज्य सूची? आपकी पुलिस हो गई, ठीक है, आपके लिख देता हूं मैं, पुलिस हो गई आपकी, जो जेल हो गई, पुलिस हो गई, जेल हो गई, जो स्थानीय सरकार है, जो आपकी जो स्थानीय सरकार है, ये सब हमारे राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर 230 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय संसद का अंग नहीं है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो हमें पता है भारतीय संसद के आपके 3 अलग अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग होते हैं। एक होता है हमारा, अंग नहीं है यहाँ पे पूछेगा, एक होता है, देखिए, एक हमारा होता है राष्ट्रपति, एक होता है हमारा राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, एक होता है हमारा राज्यसभा, जिसमें आपके ऊपरी सदन और मुख्य न्यायाधीश जो है हमारा, मुख्य न्यायाधीश भारतीय नगर पालिका का हिस्सा है। क्या है? भारतीय न्यायपालिका का हिस्सा है और संसद का नहीं है। ये क्या है? ये संसद का नहीं है। ठीक है, जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है, ये हमारा संसद का नहीं है, ये कहाँ का है? भारतीय न्यायपालिका का। ठीक है, ये हमारा न्यायपालिका और इसका अंग नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या है, जो हमारा राज्यसभा है आपकी। ठीक है, 3 हमारे इसके अंग होते हैं, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, ये भारतीय जो न्याय होता है उसका हिस्सा है, संसद का नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कौन होता है हमारा? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो हमें पता है जो हमारे सीपी राधाकृष्णन है वो है इस समय। ठीक है, कौन है हमारे जो वर्तमान के भारत की राष्ट्रीय आय जीडीपी में कृषि एवं आपका, ठीक है, कौन है हमारे जो सभापति हैं, चेयरमैन, वो हमारे कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो कि देश के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य को निभाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? बागाती फसल नहीं है। अब बागाती फसल क्या होती है? बागाती फसल वे फसलें होती हैं जो बड़े बागान होते हैं उसमें उगाई जाती हैं। जैसे आपकी चाय हो गई, ठीक है, कावा हो गया आपका, कावा काफी समझते हैं ना का, और क्या होती हैं? रबड़ हो गया, तमाकू, तमाकू आपकी क्या है? एक नगदी फसल है। तमाकू आपकी क्या है? तमाकू भाई एक नगदी फसल है, लेकिन इसे आमतौर पर बागदी फसल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? अलग क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हमारी नगदी फसल है। अब नगदी फसल समझ लोग समझते हो ना, तुरंत पैसा। नगदी फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? सीधे बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। जैसे आपका चना हो गया, सरसों हो गई, ठीक है, चना हो गया, सरसों हो गई और मूंग हो गया। मूंग हो गया आपका, दलहन और तिलहन फसलें हैं। जबकि कपास क्या है हमारी? कपास क्या है हमारी? एक क्या है? एक प्रमुख नगदी फसल है। क्या है? एक प्रमुख नगदी फसल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए, तो आपको बताना है कि भाई कौन सही है। तो सभी को पता है जो श्वेत क्रांति होती है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है? श्वेत माने समझते हो सफेद, श्वेत क्रांति
दुग्ध उत्पादन से संबंधित। तो पहले का सी किसमें दिया गया, इसमें तो दिया नहीं गया, ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं दिया गया, ये भी नहीं होगा। अगर आपको एक भी पता है तो हम पे पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध किससे होता है, तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध हमारा झींगा उत्पादन। ठीक है। रजत क्रांति, क्योंकि रजत क्रांति आप क्या बोलोगे, रजत क्रांति का आपका अंडा उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। तो इतना आपको नहीं पता होगा। अगर आपको एक पता चल गया ना श्वेत क्रांति में कहां से, तो मुझे क्या मिला, ऑप्शन नंबर 4 मिल गया, एक पता था हमें। ठीक है। 236 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में निर्वाह कृषि नहीं है, गेहूं, चाय, धान, मटर। तो निर्वाह कृषि का मतलब समझते हैं, निर्वाह कृषि में जो किसान होता है, किसान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं। जैसे भाई क्या होती है, गेहूं की जरूरत होती है, धान की जरूरत होती है और मटर, ऐसी फसलें हैं जो हमारी क्या है। और जो चाय है, हमारी चाय क्या है, एक व्यावसायिक फसल है जिसे बेचने के लिए उगाया जाता है। ये तो भाई जरूरत के, गेहूं नहीं होंगे तो भाई आटा कहाँ से मिलेगा, धान नहीं होंगे तो चावल, और मटर तो अलग आ जाता है, मटर भी, मटर मटर जाड़ा आ रहा है, खूब मटर खाने को मिलेगी भी। 237 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। तो देखिए वर्तमान में जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय है, जैसे कृषि एवं सहायक, जो कृषि है आपके सहायक, उससे लगभग 15% प्राप्त होता है। कितना परसेंट प्राप्त होता है, 15%। और जैसे कुछ कृषि के फसल उत्पादन है, उनकी सीमित करते हुए स्रोतों को, इसे क्या है, लगभग 18 से 19%। तो इसके करीब में कौन आ रहा है, 17% आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 238 नंबर क्वेश्चन का बोला गया है धात्विक आयस्क नहीं है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, अब्रक। तो क्या हो जाएगा, अब्रक। क्या हो जाएगा, अब्रक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 239। वह कौन सा खनिज है जिसका उपयोग इस्पात, स्टील बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में किया जाता है, तथा वह महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा, बॉक्साइड, मैग्नीज, अवसर। तो क्या बोलोगे, जो मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है, स्टील और फेरोमैग्नीशियम मिश्र धातु में उत्पन्न किया जाता है। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन बोला गया 240 नंबर। 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोने की खानें निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक हैं। सतना मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, कोलार। तो हमें पूछा कि कहाँ सर्वाधिक है, सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा। तो हमें पता ही है कोलार कर्नाटक में, सबसे ज्यादा कहाँ है, कोलार कर्नाटक में। केजीएफ देखे हो भाई, सबने देखी होगी केजीएफ मूवी। ठीक है, केजीएफ, इसका मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड, और ये कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। और वहां जो है भारत में सोने के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है। आपने थंबनेल पे देखा था 250 प्लस क्वेश्चन, तो मैंने क्या आपसे बोला था 280 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है। फिर 241 नंबर कह रहा है हमारा प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इनमें से सभी नहीं। बहुत लोगों का आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। तो देखिए भारत में प्रमुख कोयला, प्रमुख का मतलब सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्यों में से कौन है हमारा, झारखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, शामिल है। तो ये सभी राज्य हमारे क्या हो जाएंगे, भारत के कुल कोयला राज्य उत्पादन में से महत्व, तो इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 242 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप क्या बोलोगे, जो हमारा तमिलनाडु है
जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे आगे है और जिसकी कुल स्थापित क्षमता सबसे अधिक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो भारत में यूरेनियम का भंडार है आपका झारखंड, जिसको बोलते हैं जादूकोड़ा। क्या है, झारखंड। ठीक है, झारखंड है, जादूकोड़ा। और भाई पर तो है तेलंगाना भी है, राजस्थान भी है। तो क्या है, बहुत सारे अब ऐसे ही राज्य उनमें पाया जाता है। तो इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 244 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्रों में संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। ये क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा हमें पता है, आपने पढ़ा काकरपारा, तो वो तो गुजरात में ही है। कैगा कर्नाटक में ही है आपका। कुंडकुलम ये भी क्या है हमारा तमिलनाडु में। जो नौरारा है हमारा, नौरारा क्या है, नौरारा जो परमाणु ऊर्जा है ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि आपका मध्य प्रदेश में। तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, जो गलत है वही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया असम, मेघालय, गुजरात, राजस्थान, ठीक है असम है, मेघालय, गुजरात, राजस्थान तथा मुंबई हाई का संबंध किससे है। तो क्या बोलोगे, असम। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। असम, गुजरात और राजस्थान भारत के क्या है, प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्य हैं। कौन से हैं, खनिज तेल उत्पादक राज्य हैं। और जबकि जो हमारा मुंबई हाई है, जो हमारा मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है। ठीक है, मेघालय में भी तेल के भंडार होने की संभावना है, ऐसा नहीं है। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विक्टोरिया, क्या है, विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत भारतीय लोक सेवा अधिनियम कब बनाया गया था। तो मैं सिंपल सा बता दूं आपका, 1858 के विक्टोरिया घोषणा पत्र के बाद आपका ब्रिटिश सरकार ने भारत में लोक सेवा के लिए नियम बनाने शुरू किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 247 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किसने की। सीवी रमन, श्रीनिवास रामानुजम, लॉर्ड मैकाले, महेंद्र लाल सरकार। तो आप क्या बोलोगे, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने, 1876 में, 1876 में डॉक्टर महेंद्र लाल, कौन थे हमारे, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने कोलकाता में की थी। कब की थी, कोलकाता में की थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली रेल मुंबई से थाने के बीच किस वर्ष चलाई गई थी। सभी को पता है भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। 249 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। बैरकपुर, कानपुर, जोधपुर, लखनऊ। तो 1857 के आपके जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो बैरकपुर में, कहाँ से, आपकी बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के साथ शुरू हुई थी, जिसके बाद यह मेरठ में पूरे देश में फैल गया। 250 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विलय नीति का संबंध किससे है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड क्लाइव या आपके वारेन हास्टिंग। तो क्या बोलोगे, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है रैयतवाड़ी प्रथा के अनुसार किसान को अपनी उपज का कितना हिस्सा सरकार को मालगुजारी के रूप में देना पड़ता था। तो आप बोलोगे रैयतवाड़ी की प्रथा के तहत किसानों को अपनी उपज का लगभग 50% हिस्सा भू राजस्व के रूप में देना होता था। और ये खासकर काहे के लिए, सिंचित भूमि के लिए, सींचने के लिए। फिर बात करते हैं 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, लॉर्ड
आपके वेलजली ने 1800 में की थी। 1800 में कर दी थी, लेकिन इसका मुख्य कार्य कब शुरू हुआ था? 1801 में। तो क्या बोलोगे? 1801 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने प्रारंभ की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड क्लाइव या आपके लॉर्ड माउंटबेटन? तो किसने करी थी? आपके लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब की गई थी? 1765 में शुरू की गई थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सहायक संधि योजना किससे संबंधित है? सहायक संधि योजना हमारी लॉर्ड वेलजली द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलजली द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए शुरू की गई थी, एक नीति थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सालाबाई संधि किससे संबंध, ठीक है, सालाबाई संधि का संबंध किससे है? अंग्रेजों और निजाम के मध्य, अंग्रेज और मराठों के मध्य, मराठी और निजाम के मध्य, मीर जाफर और मीर कासिम के मध्य। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज और मराठों के मध्य। ठीक है, अंग्रेज और मराठों के मध्य। ये सालाबाई संधि हमारी 17 मई, ये हमारी 17 मई और 1782, 17 मई 1782 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच प्रथम। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। फिर बात करते हैं 256 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है, पिंडारी क्या है? अब हमें क्या पता है पिंडारी क्या है? देखिए, पिंडारी क्या है? पिंडारी हमारे लुटेरों का दल जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, पिंडारी आपका एक अनौपचारिक अनियत सैन्य बल था जो 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा सेना का समर्थन करता था, और वे अक्सर क्या करते थे? लूटपाट में शामिल होते थे। इसमें आपके हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग शामिल होते थे। फिर बात करते हैं 257 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? तो सभी को पता होगा पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? 1784 ईस्वी में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हमारा ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, नियंत्रण आगा काबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुक्कुट पालन किस प्रकार का उद्योग है? तो आप क्या बोलोगे? लघु उद्योग या आपका कुटीर उद्योग या आपका भारी उद्योग? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अब ये तो भाई कंफ्यूजिंग वाला आ गया। ये क्या हो गया? कंफ्यूजिंग वाला आ गया। जो हमारा कुक्कुट पालन होता है इसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। इसमें क्या होता है? आपके लघु उद्योग और या आपके कृषि उद्योग। तो क्या हो जाएगा? लघु उद्योग। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 259 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चॉकलेट किस फल की बनती है? भाई चॉकलेट भी फल की बनती है क्या? हमें नहीं पता था। चॉकलेट जो हमारी होती है कोका फल, कोको के पेड़ के बीजों से बनती है। चॉकलेट कोको के पेड़ के बीजों से बनती है, और इन बीजों को कोका बीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन कोका बीन्स कहा जाता है। विस्को किससे संबंधित है? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, चिप्स उद्योग, कृषि। तो किससे बोलोगे? जो विस्को है, अब भाई विस्को तो सुना ही होगा ना, डिस्को नहीं, VISCO, विस्को। विस्को का संबंध हमारा लौह उद्योग से है। यह टाटा आयरन, आपकी टाटा आयरन एंड स्टील्स कंपनी, जिसको बोलते हैं TISCO, टिस्को। ठीक है, विस्को टिस्को डिस्को का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 261 नंबर, रेल डिब्बे कहाँ बनते हैं? रेल डिब्बे तो लगे होते हैं, हमें क्या करना? हमें तो बैठना होता है ना। लिखा है आपका मैसूर, चितरंजन, वाराणसी, कपूरथला। तो बोलोगे भारत के रेल डिब्बे मुख्य रूप से कपूरथला, अरे लखनऊ वाला कपूरथला नहीं भाई साहब, ठीक है, कपूरथला पंजाब, कपूरथला पंजाब, ठीक है, स्थित रेल कोची फैक्ट्री जो कि चेन्नई स्थित है आपकी। ठीक है, और एल्टीग्रल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यही सब बनते हैं।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 262 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, कानपुर, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर। तो आप क्या बोलोगे, भारत को, बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई, बेंगलोर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रसायन उर्वरक, वायुयान, तेल शोधन, वस्त्र सन। तो क्या हो जाएगा, जो सिंदरी है, सिंदरी हमारा रसायन उर्वरक के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। झारखंड में स्थित जो सिंदरी है, भारत के पहले उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध था, जो रासायनिक उर्वरक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के लिए कच्चा माल है। तो सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है हमारा, चूना पत्थर। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कावा, कावा कॉफी, कॉफी कहाँ से प्राप्त होती है बताइए, कावा कहाँ, तने से, फल से, पत्ता से, जड़ से। तो पता है, कावा कॉफी के पौधे के फल के अंदर पाए जाने वाले बीज से प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा, फल से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहां से कहां तक है, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, वाराणसी से कन्याकुमारी। तो दिल्ली से अमृतसर बोलोगे। जो राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से अमृतसर है, NH1 जिसको बोलते हैं, NH1। ठीक है, NH1 हाईवे। 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, बाबर, टीपू सुल्तान, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो ग्रैंड ट्रंक का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, ये करवाया था हमारे शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH2, NH4, NH17, NH8। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका है NH7, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। कहां तक जाता है भाई, वाराणसी से, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ठीक है, फिर कह रहा है 269 नंबर, भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश, भारत के पश्चिम तट पर या राजस्थान में। तो बोलोगे भोर घाट दर्रा भारत के पश्चिम तट पर स्थित है, जो भारत के पश्चिम तट पर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए लास्ट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। बोला गया हमारा 270 नंबर, जब कोई देश आवश्यकता से अधिक पैदा हुई वस्तु जब किसी दूसरे देश में बेचता है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई। जब कोई भी होती है जो निर्यात वह प्रक्रिया होती है, जिसमें जैसे आपके पास ज्यादा आवश्यकता हो गई तो आपने बेच दिया, तो क्या बोलोगे, निर्यात। ठीक है, फिर बोला गया, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो देखिए, जो भारतीय संविधान होता है हमारा, भारतीय संविधान 85 एक के अनुसार लोकसभा के 2 सत्र, क्या बोलते हैं, 2 सत्र, 2 बार 2 सत्र होते हैं। 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 272 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, जनसंख्या नहीं, संख्या। 245, 250, 235, 230। तो आप क्या बोलोगे, वर्तमान में कितनी है राज्यसभा की, 245। ऑप्शन नंबर 1 इसकी राइट आंसर हो जाएगा। 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने के का अधिकार प्राप्त है। तो अभी पिछले बार बताया था हमने, 72, अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला गया, निम्न में से कौन सा जनता द्वारा निर्वाहित होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल। अरे भैया, ग्राम प्रधान जनता के द्वारा कौन होता है, ग्राम प्रधान। ठीक है, अभी आ रहे होंगे ग्राम प्रधान के इलेक्शन। ठीक है, खूब दारू मिलने वाली है। हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग मजाक कर रहे हो यार। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है प्रत्यक्ष जनतंत्र,
लोकतांत्रिक तो क्या हो जाएगा इसका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण। ठीक है, तो बोलते हैं 276 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष में कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता। तो ये तो हमें पता है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अगर इससे कम है तो भाई नहीं लड़ सकते। फिर 277 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगर निगम का चयनित जनप्रतिनिधि है मेयर, उपमेयर, ग्राम प्रधान, आयुक्त। तो क्या होगा, जो हमारा मेयर होता है, मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है, उसका चुनाव नगर निगम के प्रसादों द्वारा या सीधे जनता द्वारा किया जाता है। 278 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है। सभी को पता है, नगर निगम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 279 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 324 के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव के आयुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हमारी 25 फरवरी, ठीक है 25 जनवरी ना कि फरवरी, कंफ्यूज, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इस दिन क्या होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे हमारे, क्या थे भाई साहब, ये थे हमारे सामाजिक विज्ञान, ये थे हमारे सामाजिक, ठीक है, ये थे हमारे सामाजिक विज्ञान के 280 प्लस, ठीक है 280, अब 80 प्लस नहीं बोलेंगे, मैंने आपको थंबनेल पे 250 लिखे, 280 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बोलेंगे सर आएंगे इसी में से, भाई साहब एक बार आप पढ़ के तो जाओ, 25 से लेके आपके 30 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं 280 में से। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, अगर पढ़ लिया है तब तो अच्छी बात है, और आप अपना हिसाब से बताइएगा। मैं तो कहूँगा कि आप लोग इसका प्रिंट ले लीजिए या आप वीडियो देख के सारे आंसर टिक करके सारा पढ़िए। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एनएमएस अड्डा, ठीक है टेलीग्राम चैनल का नाम है एनएमएस अड्डा, या आपका जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है एनएमएस के लिए जो क्रिएट हुआ था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका पार्ट 1, ठीक है पार्ट 1 प्लस ये जो हमारा पार्ट 2 आ रहा है, इन दोनों को मिला के देखिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एक पार्ट देखने से कुछ नहीं होगा, तो दोनों पार्टों को आपको जरूर देखनी है। अभी तक हमने अपलोड किया है, एक तो हमारा साइंस का था, साइंस में हमने 250 प्लस की इंपॉर्टेंट अपलोड करी है। एक तो ये हमारा हो गया सोशल साइंस का, एक तो ये हमारा हो गया सोशल साइंस के भी हमने 280 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, ठीक है 2 सब्जेक्ट हो गए सेट में। और मैथ का भी हम कर चुके हैं, इससे पहले मैथ का हमने पार्ट 1, ठीक है पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में अपलोड करा है। और एक लास्ट पार्ट बचा है हमारा पार्ट 3, क्योंकि मैथ में ज़्यादा पार्ट बनते हैं ना, डिटेल आपको समझना, तो मैथ के 3 ये क्या है इम्पोर्टेंट, हमने इसी 6 दिनों में ये आपके साइंस की भी करा दी है, सोशल साइंस की भी करा दी है, और आपकी मैथ की भी करा दी है एक पार्ट। तो सेट पोर्शन हमने खत्म कर लिया है। क्या कर लिया है, सेट पोर्शन जो की है हमने लगभग खत्म कर लिया। आपने अगर इतना ही देख डाला तो मैं ये ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा कि आपके 90 में से मैं 80 दिला सकता हूँ, मैं आपसे कम से कम, आपने अगर इतना ही देख डाला तो आपके 60 प्लस क्वेश्चन, 60 प्लस आपके मार्क्स यही जो हमारी 4 वीडियोज़ हैं, 4 वीडियो से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बचती है आपकी रीजनिंग की, तो मैं रीजनिंग की भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक महा मैराथन लेके आऊंगा पेपर तक, ठीक है। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। बस इतनी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं तो वहाँ भी आप शेयर कर दिया करिए, ठीक है। बस देखिए हमारा मेन मोटिव है कि आपसे प्यार पाना,
और तो हम आपके लिए कर रहे हैं। देखिए हमारा सेटअप जरूर छोटा है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बोर्ड नहीं है, पीछे बहुत बड़े बड़े बोर्ड होते हैं ना, कुछ लोग पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड, तो देखिए वो भी है, वो नहीं है। हमारा सेटअप में हमेशा छोटा है, जैसे ठीक है अभी तो सेटअप छोटा है, पर हम आपके लिए क्या है, हमारा जो जज्बा है, ठीक है, जो हमारे सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। आपको हर बार रैंक आप 1 लेके आओ, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है कि आप सभी को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, आपके 48,000 रुपये कहीं नहीं जाने। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नई चीज़ के साथ।